बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम्स तक सीएमए का वर्ल्ड सीमित है, बट रियलिटी क्या है। आज हम जुड़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशनल से जिन्होंने वो किया है जो हम में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स करना चाहते हैं। इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ सीएमए, क्या माइंडसेट सीएमए का होता है क्वालिफाई करने के बाद। नमस्कार एवरीवन। आज का एपिसोड हमने क्लियर विजन के साथ डिजाइन किया है। आज का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को एक रियल वर्ल्ड एक्सपोजर के साथ कनेक्ट करना। बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम्स तक सीएमए का वर्ल्ड सीमित है, बट रियलिटी क्या है। आज हम जुड़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशनल से जिन्होंने वो किया है जो हम में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स करना चाहते हैं। He has been there, done that, and acting as somebody who is into practice, associated tightly with our ICMAIM Mother Institute, and contributing every nick and butt, yes, in the development of CMA as a profession. Let's join our hands together and welcome my dear friend, a colleague, and a name in the world of CMA Nitish Kalra. आपका स्वागत है सर। Thank you, Disha. Thank you for having me here. Thank you for the warm welcome. So the first question that I would like to ask you is, who is the man behind CMA Nitish Kalra? मेरी खुद की जिद मैं कहूँगा। आपने मुझसे पूछा है कि सीएमए नीतिश कालरा के पीछे कौन है, तो मैं आंसर ऐसा करना चाहूँगा कि मेरी खुद की जिद है। अगर आप पूछते हैं कि नीतिश कालरा के पीछे कौन है, ऑब्वियसली मेरी फैमिली होती, लेकिन सीएमए नीतिश कालरा के पीछे मेरी फैमिली के अलावा हर कोई है। तो मेरे क्रिटिक्स हैं, या मैं कहूँगा सीएमए के क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने हमेशा सीएमए को ये बोला है कि उसका स्कोप कम है, या ये बोला है कि परस्यू तो कर रहे हो, तो आपने ये सीएमए में इतना दिमाग, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो क्यों ना किसी और प्रोफेशन में की जाए। तो दैट वे आई वुड से कि मेरी जिद या मेरा जुनून, या फिर मैं ये कहूँगा कि मेरे क्रिटिक्स हैं इसके पीछे कि मैं आज सीएमए नीतिश कालरा हूँ। That is inspiring. So sir, you have already told us कि who is the man behind CMA Nitish Kalra. Students would like to know आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूलिंग, एजुकेशन, मैरिज, थोड़ा सा आपकी जर्नी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आते हैं एंड ऑल द वे टू ग्रेटर नोएडा, यहाँ तक की आपकी जर्नी, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक। तो मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से आता हूँ और मेरी स्कूलिंग भी वहीं उत्तराखंड में ही हुई है। तो स्कूलिंग के बाद मैं फिर दिल्ली में आ गया अपनी सीएमए परस्यू करने के लिए। तो बाय 2013 मैं क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली एंड देन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस में स्विच कर लिया और फिर आपके बुलाने पे मैं आपके स्टूडियो में आ गया। Thank you so much, sir, for this brief introduction. And now let me clarify all of you. हम अपने पॉडकास्ट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, आप इस बात को जानते हो। ये वाला पॉडकास्ट भी कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होने वाला है। तो हमारा जो पहला सेगमेंट क्वेश्चन आंसर्स का रहने वाला है, दैट इज द जर्नी एंड फाउंडेशन एंड करियर ऑफ सीएमए नीतिश कालरा सर। राइट, इसमें आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा, या आप कह सकते हो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे कोई भी एक डिजायरेबल पर्सन, कोई भी एक जो डिजायर रखता है अपने करियर को ग्रो करने की, पासिंग से लेकर क्वालिफाई होने से लेकर आगे ग्रोथ की, वो जर्नी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरा जो हमारा सेगमेंट रहने वाला है, दैट सेगमेंट विल बी रैपिड फायर राउंड। थोड़ा सा हम इसको जल्दी रखेंगे क्योंकि बच्चों को रैपिड फायर राउंड बहुत पसंद होता है। आप लोग ऑलरेडी उसमें सीरियल्स खुद काट काट के निकाल देते हो, हम लोग भी इस बात को जानते हैं, आप इस बात को जानते हो। राइट, रैपिड फायर राउंड से आपको क्विक ग्लिम्स भी मिलता है कि क्या माइंडसेट सीएमए का होता है क्वालिफाई करने के बाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट राउंड रहने वाला है, दैट इज रियल लाइफ प्रैक्टिस एंड इंडस्ट्री इनसाइट्स। इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ सीएमए, एंड उसके बाद हमारा जो लास्ट सेगमेंट, सेकंड लास्ट सेगमेंट है, दैट विल बी ईएसजी एंड फ्यूचर ऑफ सीएमए प्रोफेशन। और आखिरी में आपको एक फाइनल मैसेज दिया जाएगा हमारे गेस्ट के द्वारा। राइट, सो सर, should we move on to the first segment of our podcast? Yeah, please. Okay. So, sir, before we move on to the first question,
ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ एक्चुअली अ जर्नी बेस्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये हमेशा रहता ही है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी आप एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, राइट? तो जब आप सीएमए स्टूडेंट थे तो आपके दिमाग में पहले ही आ गया था कि आप प्रैक्टिस में जाएंगे, या ये प्रैक्टिस का माइंडसेट बाद में डेवलप हुआ? तो टू बी वेरी फ्रैंक, प्रैक्टिस में जाने का मैंने पहले से ही सोच लिया था, ठीक है। बट क्योंकि सब जानते हैं कि सीएमए में प्रैक्टिस करना इतना इजी नहीं है, राइट? तो आई रिमेंबर ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग डेज 2011-12 की बात होगी। 2011 में कॉस्ट ऑडिट टूल्स नए आए थे। उस उस प्रोसेस ने, मैं ये कहूँगा, उन इन दोनों ने मेरा ये बिलीव स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं बना हूँ और प्रैक्टिस में जाना वाइबल हो सकता है। ड्यू टू सर्टेन थिंग्स कुछ 2014 में कुछ रूल्स वापस हो गए, कुछ इंडस्ट्रीज पे ऑडिट हट गया। तो मैं ये बोलूँगा लकीली मैं जॉब में चला गया, राइट, इन सर्विस। तो आई टेल यू कि मैं लकीली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन से इतना प्यार करता हूँ, उसके बाद भी बोल रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस में इसलिए नहीं आया और लकीली मैं उसमें चला गया। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सीएमएस जो होते हैं इन प्रैक्टिस वो सर्व करते हैं इंडस्ट्री को, राइट? और इंडस्ट्री से बिना जुड़े, इंडस्ट्री को बिना जाने आप उनको सर्विस दे नहीं सकते। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने सोच रखा था या मैं इतना समझदार था उस समय कि मैंने ये डिसीजन सोच समझ के लिया था, बट एक्सीडेंटली ये डिसीजन हो गया और बाय गॉड ग्रेस मैं इंडस्ट्री में चला गया फॉर फ्यू ईयर्स और फिर से वापस प्रैक्टिस में आ गया। दैट पे ये ऐसा रहा। क्या कभी आपने इमेजिन किया था कि आप स्टैंडर्ड्स बोर्ड के पार्ट रहेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे पॉलिसी मेकिंग? हाँ, एक्चुअली मैंने ये कभी नहीं सोचा था एग्जैक्टली कि मैं स्टैंडर्ड बोर्ड में जाऊंगा या इंस्टीट्यूट की पॉलिसी डिसीजंस में कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा बनूंगा। बट यस, मैं ये कहूँगा कि सीएमए करते करते मुझे कई चीज़ें डेवलप होती गई, या मुझे वो कहते हैं ना कि हनुमान जी को मतलब ये याद कराया गया था कि आपकी शक्तियाँ क्या हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये सीएमए जर्नी ने मुझे साथ साथ ये रिमाइंड करा दिया कि ये सीएमए सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है जो क्वालिफाई करके आपको एक जॉब पानी है। उसने मुझे मेरी उन क्षमताओं को याद दिलाया कि इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और वो आज भी चल रही हैं। मैं आज भी अपने आप को इसमें सीमित नहीं रखता कि मैं अब जहाँ पहुँच गया हूँ मुझे उसी में कहीं अपना मतलब स्टेबल हो जाना है या कुछ है। तो प्रोफेशनल इज ऑल अबाउट कि वो कितना एक्सप्लोर करता है हर टाइम पे। सर, अर्ली फेज में जैसे स्टूडेंट्स के माइंड में भी डाउट आता है, आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? स्टडीज, आर्टिकलशिप, ट्रेनिंग्स या सेल्फ डाउट? मैं ये कहूँगा कि इनमें से कुछ भी नहीं एक्चुअली। तो मेरा पर्सनली, मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट मेरा हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि प्रॉब्लम क्या है ये आइडेंटिफाई करना। तो मैं तब आइडेंटिफाई कर पाता कि स्टडीज़ प्रॉब्लम है या आर्टिकलशिप प्रॉब्लम है जब मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाता। तो इनिशियल फेज में मैं ये कहूँगा कि मेरी स्कूलिंग तक मुझे क्लैरिटी ही नहीं थी कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। और सीएमए प्रोफेशन में जैसे मैं फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में आया, तो मेरे को उसके बाद से मैंने अपने आप को समझना या पहचानना शुरू किया, ठीक है। तो यस, उसके बाद मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि सेल्फ डाउट्स एक्चुअली मेरे खुद के डाउट्स नहीं थे कभी। हम कहते हैं ना कि ये सोसाइटी है, सोसाइटी हमारे ये डाउट्स फेंकती है, राइट। ठीक है। तो हाँ, वो जरूर चीज़ें रही हैं, बट हाँ, जब जब वो चीज़ें आई हैं मैंने उसको पछाड़ा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कोई ऐसे स्ट्रगल्स थे, बस ये कहूँगा कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, दिस वाज माय प्रॉब्लम इन इनिशियल फेज ऑफ माय लाइक स्कूलिंग एंड देन इनिशियल फेज ऑफ माय सीएमए एज अ स्टूडेंट। बट यस, उसको ओवरकम किया हल्के हल्के, आज भी करता हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशन और अ प्रोफेशनल इज ऑल अबाउट गिविंग सॉल्यूशंस, और स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा गिविंग आंसर्स। तो प्रॉब्लम में ही आंसर्स छुपे होते हैं। तो दैट वे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना वाज माय बिगेस्ट चैलेंज इन दोज डेज। यस। तो सर, दैट आंसर आई मीन गेव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद इस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम सोसाइटी क्रिएट करती है उन प्रॉब्लम्स को लेके बच्चे परेशान रहते हैं। तो दोज आर नॉट द प्रॉब्लम्स यार, आप अपना काम करो, पढ़ाई करो, क्वालिफाई करो एंड देन मूव ऑन टू अ सेगमेंट, राइट? कि जिस चीज़ में आपको जाना है आप कर दो उस चीज़ में एंटर। प्रॉब्लम्स
ये होनी ही नहीं चाहिए आपके सामने। पिछले पॉडकास्ट में भी हमारे साथ तरुण कुमार मोहित्रा सर थे, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बैरियर क्या होता है। उन्होंने भी सेम चीज बोली, देयर इज नो बैरियर, आई डोंट सी एनी बैरियर इन एनीथिंग एट ऑल। तो दैट वाज द सेम माइंडसेट जो वहां पे मुझे दिखा और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। तो आप लोग अब रिलेट कर पा रहे होंगे कि देखो क्या माइंडसेट रहना चाहिए आपका एज अ स्टूडेंट, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा है तो एक बार आप अपना थॉट दे सकते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा नहीं, इसलिए आज आप वहाँ पहुँच पाए जहाँ कि प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं था, फोकस ही सोल्यूशन पे था। और आज कहीं ना कहीं बच्चे, मैं कुछ बच्चों से मिलती हूँ तो हमेशा सोल्यूशन चाहिए, उनके दिमाग में जो सोल्यूशन है वो चाहते हैं कि हम वो सोल्यूशन अपने मुंह से बोल के उनको बता दें। बट दिस इज नॉट हाउ अ प्रोफेशनल वर्क्स। इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल, स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। मुझे अर्ली ईयर्स ऑफ माय कॉर्पोरेट जर्नी में मुझे समझ में आया कि आपको प्रमोशन कब मिलती है, जब आप जिस लेवल पर होते हो उस लेवल पर नेक्स्ट लेवल जैसा काम करना शुरू कर देते हो, है ना। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका जोन से भी लेवल पर हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, अभी वी आर बिलीविंग कि यू आर स्टिल इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सीएमए, देयर कुड बी सर्टेन पीपल हु हैव ऑलरेडी बिकम अ सीएमए, सीख रहे हैं। जहाँ पर आप हो उसका नेक्स्ट लेवल चढ़ना है ना, तो सोल्यूशन पे फोकस होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी एक हैबिट है या प्रिंसिपल है मे बी जो आपने अर्ली years of your journey in becoming a CMA or maybe in your school life you developed, जो आज भी आपका साथ दे रहे हैं, आपको लगता है this is something that somebody who is on a tough road or tough path like CMA उसके अंदर ही होना ही चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी एक चीज़ जो एक्चुअली मेरी खुद की बनाई हुई या मेरी खुद की समझी हुई नहीं है, मेरे ब्रदर की बताई हुई है, उसको मैं आज तक फॉलो करता हूँ। गिविंग अ सेकंड थॉट टू ईच एंड एवरी डिसीजन। तो भले ही वो पहली बाइक लेना हो, पहली कार लेना हो, फिर सीएमए करियर चूज़ करना हो, सीएमए की कोचिंग को चूज़ करना हो, कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग नहीं है, तो मैं हमेशा ही डिसीजन लेने से पहले एक रात का समय या फिर 1-2 दिन का समय बाय कर लेता था अपने लिए, सो डैट कि मैं कल को पछताऊं ना कि क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है या गलत है। तो यस, आई वुड से कि गिविंग अ सेकंड थॉट टू एवरीथिंग is something is the answer of this question to me. क्या हम इसे कह सकते हैं फॉर्म डिसीजंस चाहिए, एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसना चाहिए, बट यस एनालिसिस जरूर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं होगा कि सभी जो आप क्वेश्चंस या फिर सभी आप जो डिसीजंस ले रहे हैं, अगर आप सेकंड थॉट नहीं देंगे तो वो गलत हो जाएंगे। बट यस, सेकंड थॉट देने से ये ज़रूर होता है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। एटलीस्ट ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में कुछ लिया गया डिसीजन। रिग्रेट्स नहीं या कब हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। तो फर्स्ट क्लाइंट का आपका एक्सपीरियंस, आपने जब फर्स्ट क्लाइंट गेन किया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नर्वसनेस थी कि पहला क्लाइंट नहीं मिल रहा है या फिर कुछ नहीं आ रहा है? एक्साइटमेंट थी या नर्वसनेस थी? तो क्या फीलिंग थी उस टाइम पे आपकी, पहला क्लाइंट? नहीं, मैं नर्वसनेस तो इसलिए नहीं थी कि क्लाइंट बहुत टाइम बाद आया था, राइट। तो मैं क्लाइंट्स काफ़ी थे, हल्के हल्के छोटे छोटे क्लाइंट्स जोड़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उस समय ऑफ माय करियर फेज, ठीक है। बट हाँ, जो ब्रेक होता है कि एक बड़ा क्लाइंट जैसा मैं चाहता हूँ वो मिले, तो तब तक वो कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि फेलियर्स बहुत सारे तब तक मिल गए थे। तो यस, कॉन्फिडेंस था उस वक्त, राइट। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, पहला ब्रेक थ्रू जो आपको प्रैक्टिस में मिला, उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग थी? एंड टीम के अंदर, ऑब्वियसली आपके पास टीम भी होगी उस टाइम पे, तो टीम के अंदर क्या एक्साइटमेंट था? आई वॉज दी ओनली टीम मेंबर। ओके। तब तक जब तक मुझे आई वॉज दी 1 पर्सन आर्मी, क्योंकि आपके पास होगा नहीं खाने के लिए तो आप किसी और को क्या देंगे खिलाने के लिए, राइट। तो यस, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत थी, मोर देन मी माय मदर वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और फिर हल्के हल्के वो चीज़ें जुड़ती चली गई। आज भी हम मतलब अब सेगमेंट चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी सेगमेंट पे आगे चल रहे हैं, बिकॉज सीएमए जो है अब सिर्फ कॉस्टिंग पे नहीं है। हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तब कॉस्टिंग प्रैक्टिस से ही स्टार्ट किया था, आज भी कॉस्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, बट सीएमए इज इवॉल्विंग डे बाय डे। इतने सारे प्रैक्टिसिंग एवेन्यूज हमारे लिए ओपन हो रहे हैं, तो
जैसे जैसे नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं हम उसमें भी जा रहे हैं। तो मैम आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड आंसर कि जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो छोटे छोटे क्लाइंट्स को सर्व करके भी डेवलप हो सकता है। मतलब अगर आप छोटे लेवल पे सर्विस दे सकते हो तो जब आपको ब्रेक थ्रू मिलता है तो वो कॉन्फिडेंस आपका उस टाइम पे ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है कि बड़े क्लाइंट को हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रैक्टिसिंग इज कंसिडर्ड एज अ टफ जर्नी टू स्टार्ट। जैसे बहुत सारे बच्चे कैंपस प्लेसमेंट की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं जब वो CMA जर्नी में कि प्रैक्टिस स्टार्ट करना क्या बिजनेस स्टार्ट करने जैसा ही है, अगर नहीं है देन व्हाट इज इट? सो मैं आपने जैसे क्वेश्चन कंक्लूड किया, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ कि प्रैक्टिस करना इज डिफिकल्ट देन कोई दूसरा बिजनेस करना। जैसे हम देखते हैं कि कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कोई सर्विस बिजनेस है, तो एवरीथिंग इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट, ठीक है। बट प्रैक्टिस करना एंड CMA प्रैक्टिस, बिकॉज ये मासेस तक नहीं अभी तक, जैसे हमारे क्लाइंट्स मासेस में नहीं है, हमारे क्लाइंट्स बड़े टॉप नॉच, ये कहेंगे अगर ऑडिटिंग की बात करें तो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो एक सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं, उसके बाद उन पे एप्लीकेबल होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको रियलाइज कब हुआ कि प्रैक्टिस इज योर कॉलिंग, दैट्स योर फाइनल पाथ दैट यू वुड लाइक टू मूव फॉर? तो मैं ये कहूँगा कि इवन बिफोर गोइंग टू माई जॉब, राइट, सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस में जाने से पहले, तो मैं इसको ऐसा बताऊंगा कि जॉब में जाने से पहले ही मेरे दिमाग में पहले से ही था, और जैसे मैंने पहले आंसर किया भी है कि प्रैक्टिस के लिए मैंने सोच लिया था, तो एक्सीडेंटली मैं जॉब में चला गया था, बट दैट वाज समथिंग विच केम आउट टू बी अ वेरी राइट डिसीजन कि एक CMA को इंडस्ट्री में सर्व करना है तो उसके लिए इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, प्रोसेसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वेयर CMA इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल्स, कि जब तक आप प्रोफेशन और जब तक आप प्रोसेस को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है वो इंडस्ट्री को सर्व या वैल्यू एडिशन नहीं दे सकते। राइट। सो सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं हर एक गेस्ट से पूछता हूँ, आपसे भी पूछने वाला हूँ। आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रोफाइल, सब कुछ मैंने ऑब्वियसली देखा, एक्सपीरियंस किया है और बहुत बार हमारा इंटरेक्शन भी हुआ है एंड ये भी हमारा आई थिंक नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेक्शन हम कर चुके हैं। अगर आज आप 19 साल के होते, राइट, CMA एस्पिरेंट, इंटर या फाइनल कह सकते हैं, राइट, ऑब्वियसली उस टाइम पे आई थिंक बच्चा 12th करके ही आता है, फाउंडेशन लेवल होता है, और आप वो एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी होता जो आज है, तो अगले 5 साल का रोड मैप आपका क्या होता? तो डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है ये क्वेश्चन कि आपने बोला कि आज का एक्सपोजर अगर मेरे पास होता और मैं 19 साल का होता, यस। सो मैं तो स्किल्स डेवलप करने पे ज़्यादा ध्यान देता। ऑब्वियसली मुझे एग्ज़ाम पे फोकस करना था, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था, बट एग्ज़ाम मेरा एक प्रोडक्ट होता, एक ओनली प्रोडक्ट नहीं होता, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे मेरे को जॉब चाहिए होगी या मुझे सेटलमेंट एंड प्रैक्टिस चाहिए होगा, तो मैं करूँगा क्या, सर्व कैसे करूँगा, तो उसके लिए मुझे स्किल डेवलप करनी होगी, राइट। तो मैं स्किल पे ज़्यादा फोकस करता पैरेलली बाय गिविंग माय एग्जाम्स। आई वुड से कि यस, स्किल्स पे डेवलप करने के साथ साथ CMA क्वालिफाई कैसे करना है उस पर मैं ये स्ट्रेटेजाइज करता कि क्या चीज़ें मुझे मतलब पूरा मतलब सब्जेक्ट्स पूरा पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद मुझे 2-3 महीने एग्जाम से पहले मुझे रिवीजन पे फोकस करना है, कैसे मुझे टेस्ट से फोकस करना है सो डैट मैं प्रिपेयर हो सकूं एग्जाम के लिए। शायद मैं तब नहीं करता था, मैं इतना समझदार नहीं होता था आज के बच्चों की तरह कि मतलब मैं ये भी कर लूँ कि मैंने पढ़ भी लिया या कोचिंग भी ले ली और उसके बाद मेरे को रिवीजन भी करना है, उसके बाद मुझे सर्टेन टेस्ट जो हैं वो भी कर लेने हैं क्वालिफाई सो डैट कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। मैं ये सब नहीं करता था उस वक्त, या मुझे समझ ही नहीं थी उस वक्त, दो शायद उस वक्त भी चीज़ें अवेलेबल होती थी, गाइडेंस भी शायद होती होगी, बट मैं ज़्यादा समझदार नहीं था, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आज अगर मैं इस 19 साल का होता आज की चीज़ों के साथ साथ, तो ये स्किल सेट एंड सेकेंड इज कि और स्ट्रेटेजाइज करना कि एग्जाम को जल्दी से जल्दी कैसे क्वालिफाई किया जा सकता। आज रिसोर्सेज भी बहुत है, जितने रिसोर्सेज हमारे आज है अवेलेबल, हम ही इतना कुछ इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, पर ऐसे नहीं खाली हम दे रहे हैं लॉट, मतलब यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है ना। हमारे टाइम पे नहीं होता था ये, आई रिमेम्बर, हम वी आर फ्रॉम द सेम बैच, लक्ष्मी नगर मिलते थे हम, सुबह से शुरू होती थी 7 बजे क्लास और भाग दौड़ चालू होती थी, वीक डे अलग होता था, वीकेंड अलग होता था। तो आज वो कहानी नहीं है,
हर कहानी डिफरेंट होती है, बट यस 19 years के आज होते हैं, तो these are two things that is coming from somebody who is who has reached where we aspire to reach. So this was our first segment, journey and foundation. Now we are moving on to another segment, the second round of this podcast. And ये राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये है एक रैपिड फायर राउंड. सर, रैपिड फायर राउंड में आपको थोड़ा सा बता देता हूं. मैं क्विक क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछूंगा, तो उसका या तो आपको वन लाइनर आंसर देना है या फिर वन वर्ड में आंसर देना है, राइट? बट वो आपको विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट वो विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट आपको आंसर देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं वो आपके इनबिल्ट, जो भी आपके सबकॉन्शियस में इनबिल्ट है, एम्बेडेड है, वो एकदम से आंसर निकलना चाहिए, राइट? ठीक है. So, should we start the rapid fire? Absolutely. Okay, so seat belt बांध ली जाए, and let me start with the first question. Sir, cost audit in one line. It starts with a statutory requirement, and it can go up to n number of things. I would say it is more a value addition than a statutory requirement. Right. So value addition, more value addition than the statutory requirement. Right. The next question is practice या job? Practice. Okay. Marks या skills? Skills. One quality that every young CMA must develop. Networking and skill set. Networking and skill set, right. CMA, underrated profession या undermarketed profession? Undermarketed. CMA, backup plan या only plan? Only plan. Right. GST system strong है या over complicated? Strong है. Strong. Young CMAs में confidence ज़्यादा है या patience कम? Sorry to say, बेवकूफ़ी ज़्यादा है. तो शायद ये रैपिड था ना, रैपिड तो फायर था. इतना ही रखते हैं. इतना ही रखते हैं, आगे इसको एक्सपैंड नहीं करते, राइट? बच्चे बोलेंगे हमें क्या बोला जा रहा है. देखो, he is that person who is sitting at a position to say that, right? तो आप लोगों को वो कुछ चीजें जो हम भी बोलते हैं वही रिपीटेड मोड पे सर भी बोल रहे हैं, तो जो चीजें आपको समझनी चाहिए, राइट? बैरियर्स कुछ नहीं होते लाइफ में. कभी कभी शुगर कोटिंग नहीं, सीधी बात, नो बकवास. सीधी बात, नो बकवास, राइट. डिग्री ज्यादा पावरफुल है या एक्सपोजर? एक्सपोजर. लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस कंफर्टेबल है या जॉब? प्रैक्टिस. राइट. नेटवर्किंग मींस चमचागिरी, ये मिथ है या रियलिटी? इट्स अ मिथ. सब जगह ये नहीं होता, जरूरी भी नहीं होता करना आपको ऐसा. सर, एआई फ्यूचर में ट्रेडिशनल रोल्स को रिप्लेस कर देगा, मिथ या रियलिटी? टू एन एक्सटेंट, बट इफ यू आर अडॉप्टिंग दोज थिंग्स, आप उसके साथ वेल वर्स हो जाते हैं, तो ये उतना ही आपको मल्टीप्लाई करके देगा, ठीक है? आपकी वर्थ को उतना ही ज्यादा बढ़ा देगा. तो इसका आंसर मैं कहूंगा कि वहीं पे शुरू होता है जहां पे हमने वो पार्ट खत्म किया था कि स्किल सेट. आप स्किल्स को अपना डेवलप करते रहिए, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करते रहिए. आपकी जो नेटवर्थ है वो मल्टीपल में होती रहेगी, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और इन जॉब. So I hope you guys enjoyed the rapid fire round. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना जो या तो आपका क्रिटिक है या आपके फ्रेंड. Yes, so let's move on to the next segment. Let's talk about real practice and industry exposure. तो सब एक स्टूडेंट्स को लगता है कि ना जो कॉस्ट ऑडिट है कहीं ना कहीं किताबों तक ही सीमित है या कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने तक ही लिमिटेड है. What exactly is cost audit? कॉस्ट ऑडिट एक्चुअली यस, कॉस्ट ऑडिट मतलब एज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आप कहोगे तो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है और ऑडिटर उसको जाके ऑडिट करता है, राइट? बट ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है. अगर आप किताबों में पढ़ें तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ते हैं जो प्रिंसिपल बेस्ड है, राइट? अब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, हर इंडस्ट्री अलग होती है, ठीक है? हमारे लिए हर एक कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट एक नया चैलेंज होता है, नई इंडस्ट्री होती है, ठीक है? हर इंडस्ट्री को जाके पहले समझना होता है, उसके प्रोसेस को जाके समझना होता है. हमें पता ही नहीं होगा वो प्रोसेस वर्क कैसे करता है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे को उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को या उस कॉस्ट को कैसे हमारे को असर्टेन करना है ना? तो दैट वे आई वुड कंक्लूड कि किताबों तक तो बिल्कुल ही ये सीमित नहीं है. शायद जो रूल बेस्ड चीजें होती हैं वो किताबों तक चल सकती हैं, ठीक है? बट हमारा प्रोफेशन जो है वो जब तक आप जमीन पर उतरेंगे नहीं, जब तक आप जमीन को खोदेंगे नहीं, ठीक है, आप समझेंगे नहीं उसमें क्या है, तब तक आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन क्रिएट नहीं करते. तो दैट वे आई वुड से कि
ये किताबों तक तो बिल्कुल सीमित नहीं है। राइट। सो सर, मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने भी कॉस्ट ऑडिट किया है अपनी प्रैक्टिस में, आर्टिकलशिप में। एक कंपनी है उमा शक्ति प्राइवेट लिमिटेड, मैं आई थिंक पहले भी ये स्टोरी शेयर कर चुका हूँ बच्चों के साथ। पहला कॉस्ट ऑडिट मुझे दिया गया था मेरे जो कॉस्ट अकाउंटेंट है जिनके अंडर मैंने काम किया है, क्योंकि मुझे 1 साल हो चुका था। तब उन्होंने जाके ट्रस्ट बिल्ड किया कि हाँ अब ये कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। तो मैं और मेरा दोस्त कॉस्ट ऑडिट पे गए थे एंड उस कंपनी में पहली बार एप्लीकेबिलिटी आई थी, वो जो रिक्वायरमेंट होती है ना 100 करोड़ वाली। तो पहली बार 35 करोड़ 100 करोड़ क्राइटेरिया उनका क्रॉस हुआ था। तो हमने वहां पे जाके लिटरली देखा इनगट एंड कास्टिंग्स, जो ट्रक के रिम्स होते हैं वो बनते थे वहां पे। पूरा प्रोसेस हमने देखा, एक बहुत बड़ा आई थिंक 1000 स्क्वायर फीट में, नहीं उससे भी ज्यादा था शायद, आग जल रही थी और वहां पे प्रोसेस में वो स्टील पिघल रहा था, वहां से वो निकल रहा था, शेप में आ रहा था और बहुत सारा उसका लंबा प्रोसेस था। वहां पे हमने प्रोसेस देखा। वहां पे जो मैंने कॉस्ट ऑडिट की बुक्स में पढ़ा था इनपुट आउटपुट रेशियो, वहां पे पहली बार मेरा माथा ठनका और मैंने जाके उसको एक्चुअली में प्रैक्टिकली निकाला। ये होता है इनपुट आउटपुट रेशियो। तो किताबों में आप बस फॉर्मूला सीखते हो, वो एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है वो आप वहां जाके सीखते हो जब आप इंडस्ट्री के अंदर कूदते हो। आई थिंक आपने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे। अगर उसमें से कोई एक एक्सपीरियंस या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आप अपना अगर शेयर करना चाहे बच्चों के साथ, तो सर आपका इसमें एक क्या इनटेक है बच्चों के लिए कि ये लोग कॉस्ट ऑडिट को किस तरीके से लें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कॉस्टिंग से पहले किसी को भी, जैसे अकाउंटिंग, जो बेसिक अकाउंटिंग है उसमें स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग नहीं आती होगी या अकाउंटिंग में आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप कॉस्टिंग में भी वैल्यू एडिशन नहीं दे पाएंगे, राइट। क्योंकि कॉस्टिंग, या आप ये कहो कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लेते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं चलने वाला। इससे सर्व नहीं कर पाओगे आप चीज़। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जानना भी बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। उसके बाद आप एज एन एक्सपर्ट, कॉस्टिंग के एक्सपर्ट, आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर कॉस्टिंग या फिर कॉस्ट ऑडिट आपने पूछा, उसमें डीप डाउन या उसके बारे में ज़्यादा एक्सपोजर लेने की हम अगर चाहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप कहेंगे कि आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक आपके पास एक ट्रेनिंग नहीं है, बट आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑडिटर बनना चाहते हो या फिर कॉस्टिंग लाइन में आना चाहते हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप बन तो जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप बन नहीं पाओगे, बट फिर वो वैल्यू एडिशन या फिर वो जो एक्सपोजर या फिर आप जितना ऊपर जाना चाहते हो वो नहीं जा पाओगे। फिर से आपको, जब आपको ये रियलाइज होगा तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो फिर से वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बेटर ये है कि पहले हम अपना एक्सपोजर और अपनी ट्रेनिंग जो है वो अकाउंटिंग में लें, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि ट्रेनिंग में आपका ज़रूरी है कि आप वर्सटाइल बने, आप हर तरह के ट्रेनिंग या हर तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, भले जीएसटी हो, भले इनकम टैक्स हो, भले कॉस्टिंग हो, भले वो अकाउंटिंग हो, सबको आप एक्सपोजर लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप सेलेक्ट कीजिए कि आप कॉस्टिंग के लिए बने हो, फिर आप सेलेक्ट कीजिए आप जीएसटी के लिए बने हो या अकाउंटिंग के लिए बने हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर इससे तो रिग्रेट्स नहीं होंगे बाद में कि भाई मैंने तो ट्राई नहीं किया, मैंने चखा ही नहीं, तो मैं इसका स्वाद क्या बताऊं? हाँ, नहीं, लेकिन मोर देन गिविंग कि मैंने उसको ट्राई ही नहीं किया, मैं ये कहूँगा कि हम एक्सपोजर लेते ही नहीं हैं, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। हम हमेशा ये डिसीजन लेते आए हैं कि हमारे को ये अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे को 4 चीज़ें और जो है, आपने कहा था चखा ही नहीं, तो वो जो 4 चीज़ें चखी ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा उसका टेस्ट क्या है, ठीक है। ऐसे ही हमने कॉस्टिंग के अलावा कुछ किया ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो हैं वो आज जीएसटी में एक्सपर्ट्स हैं, लिटिगेशंस में हैं, ठीक है, या फिर हम ईएसजी नया आया है, सस्टेनेबिलिटी, हम उसमें अपने आप को एक्सपर्ट्स कैसे प्रूव कर सकते हैं, या जो हमारा कॉस्टिंग का एक्सपोजर है उसमें, उसकी वजह से हम ईएसजी एक्सपर्ट क्यों हैं, ठीक है। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब कोई चीज़ हमने चखी ही नहीं या फिर हमने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया ही नहीं, तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे लिए क्या चीज़ बनी है। To explore only when you face failures, maybe it is okay, it's a part of, only when you face failures, when you get exposed to variety of things, only then you will be conditioned in a position to take informed decision. भैया ये मुझको पसंद आता है, ये मुझे करना है, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं करना। तो सर एज आई सेड कि मैंने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया था और आप प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे आपकी प्रैक्टिस के अंदर जो आप करते हैं, जो शायद स्टूडेंट्स जिससे अवेयर ना हो? नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि प्रैक्टिस के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो जो भी करता हूँ प्रैक्टिस के लिए ही करता हूँ। तो वो कहते हैं ना कि बच्चा जब नहीं मानता है तो उसको लात घूंसों से मनाया जाता है या हाँ,
तो अब अपने आप मैंने पहले बताया था कि मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, ठीक है। तो जब मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया या थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया, तो मुझे पता चला कि यार एक सीट पे बैठ के एक ऑफिस में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे कि आप वो जो कर रहे हो वो ठीक है, या फिर वो सेम रूटीन जॉब आप कर रहे हो वो ठीक है। अब जितना भी कह लो कि नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, बट आप कहलाते तो ये प्रैक्टिशनर ही हो। तो वो होता है ना कि आप प्रैक्टिस के अलावा आप अपने सोल को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर ये कह लो कि सोशल सर्विस, लोग कहते हैं ना, लोग चैरिटी करते हैं। अब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं मतलब मेरे में वो ध्यान नहीं आया ऐसा कि चैरिटी करना अच्छी चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा अपनी सोल को जो सेटिस्फाई करने की चीज़ मुझे दिखती है, या जो भी इवेंट्स दिखते हैं, या जो भी इंस्टीट्यूशन या फिर कहीं भी ऐसी एक्टिविटीज़ दिखती हैं, तो अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ। मैं इंस्टीट्यूट में भी कई चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो और इसके अलावा मैं कई इंस्टीट्यूशंस या कई गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जाके एज अ गेस्ट लेक्चरर भी मतलब IAS IPS IRS ऑफिसर्स या CAG ऑफिसर्स उनकी ट्रेनिंग में ईयरली बेसिस पे जब मुझे बुलाया जाता है तब मैं वहाँ जाता हूँ। इंस्टीट्यूट में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। यही चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती रहती हैं कि मैं प्रैक्टिस में अपने और अच्छा कैसे करूँ। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑल्सो आई एम एक्टिव मेंबर ऑफ ऑल इंडिया CMA एसोसिएशन, which is only national association for CMAs, ठीक है, जो is meant for raising voice for CMAs, for CMA students, be it before the government, be it before the institution, या be it I would say before the be it before the institute या before the government या फिर other authorities, ठीक है। तो अभी एज एन एसोसिएशन बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे हमारे रिकमेंडेशंस होते हैं, बहुत सारे सजेशंस होते हैं जो फॉर द स्टूडेंट्स या फॉर द CMA मेंबर्स हम इंस्टीट्यूट को भेजते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं उनसे उन चीज़ों पे। गवर्नमेंट जैसे हमें ऐसा लगता है कि CMAs आर नॉट राइटली प्लेस्ड या उनको एक्सक्लूड किया गया किसी चीज़ में, तो वी गो एंड राइट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। और अगर हमारी सुनवाई वहाँ नहीं होती है, सो वी रीच आउट टू दी हाईएस्ट अथॉरिटीज़ ऑल्सो, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे अभी 2 साल पहले की बात है, एक GST डिपार्टमेंट ने, NCT ऑफ दिल्ली ने एक सर्कुलर रेज किया था कि कॉस्ट GST एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है और उसमें क्वालिफिकेशन हमें छोड़ के किसी और को दी गई थी, ठीक है, कि हमारा नाम नहीं था, जबकि वी आर इक्वली GST कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स, ठीक है। तो हमने उसको चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट में जाके, और वो हमने जीता भी था केस, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट उस जो डिपार्टमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, उन्होंने हमारे को रिटर्न में दिया भी था कि ये जो हमने निकाला था, वी हैव टेकन इट बैक एंड फ्रेश सर्कुलर वील रेज, ठीक है। तो रिसेंटली ऑनगोइंग भी अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी एसोसिएशन ले रही है, जहाँ पे हमें लगता है कि CMAs आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स या नॉट गिवन दी एक्सक्लूसिव राइट्स जो CMAs को, अब आप कहते हो ना, अंडर रेटेड है या फिर अंडर मार्केटेड है। तो जहाँ पे हमें लगता है कि वो CMAs को वो पोजीशन जो मिलनी चाहिए, या इंडस्ट्री को जो सर्व करने के लिए CMAs बने हैं, या जो हमारी इकोनॉमी को में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे CMAs बने हैं, वो नहीं हो रहा, ठीक है। और ऑन अ राइटफुल स्किल बेस, अब मैं ये कहूँगा कि अगर CMAs को वो प्लेस नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम फाइट करते हैं। अगर हमारे को इंस्टीट्यूट के खिलाफ फाइट करना पड़े तो हम वो भी फाइट करते हैं, और अगर हमारे को गवर्नमेंट के खिलाफ करना पड़े या हमारे को किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ करना पड़े, प्रोवाइडेड कि हमारे को ये हमें पता है कि वी आर राइट देयर, तो हम उसके लिए फाइट करते हैं फॉर द कॉज ऑफ आवर प्रोफेशन। तो ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन प्रैक्टिस मैं करता रहता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, प्रैक्टिस में रहने के लिए ही करता हूँ, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाहर जाके कुछ सोशल कॉजेज में जाने से बेटर है कि पहले जो अपना स्ट्रक्चर है उसे ही हम ठीक कर लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि करने की ज़रूरत है। और मैं आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसके साथ अपील भी करूँगा हमारे स्टूडेंट्स, आने वाले जो मेंबर्स बनेंगे या जो मेंबर्स हमारे हैं, कि वो भी ऐसे कॉजेज में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, ताकि उनको जो लगता है कि ये चीज़ें, जैसे स्टूडेंट टाइम में ऐसा लगता है कि कई चीज़ें नहीं मिलती थी, वो चीज़ें सही नहीं हैं, तो हमारे तक वो चीज़ पहुँचाएँ, इंस्टीट्यूट तक वो चीज़ पहुँचाएँ, और अपने ये नहीं कि सिर्फ उस चीज़ के लिए आप यही कहते रहें कि चीज़ गलत है, चीज़ गलत है, चीज़ गलत है, उससे कुछ सुधरने वाला नहीं है। तो बेटर देन सेइंग दैट, पार्टिसिपेट करें उसमें,
आप अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। अब मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट भी हमेशा ओपन रहता है इस चीज़ के लिए कि वो सजेशंस लेता है। अगर उनको लगता है कि वो चीज़ें ठीक हैं तो वो भी करते हैं, और आपको लगता है कि वहाँ वॉइस आपकी नहीं पहुँच रही है तो एसोसिएशन तक पहुँचाएं आप वो वॉइस, ठीक है, वो आपकी वॉइस वहाँ तक पहुँचा देगा। प्रोसेस तो सेम है, आप पहुँचाए या एसोसिएशन पहुँचाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपार्ट फ्रॉम हम अपनी जॉब में जाके सेटल हो जाते हैं या अपनी प्रैक्टिस में हो जाते हैं, तो हमारे पास बहुत टाइम बचता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा टाइम ही उसमें बिजी रहते हैं, तो हम रादर देन, ठीक है, दूसरे सोशल एक्टिविटीज हम करते हैं, तो ये चीज़ें भी अगर हम करें तो इससे प्रोफेशन का ही फायदा होगा और हमारा ही फायदा होगा अल्टीमेटली। दैट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल मूव जो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम योर प्रैक्टिस और जॉब जो आप लोग कर सकते हो अपने ही इंस्टीट्यूट के लिए, अपने ही प्रोफेशन के लिए। यहाँ पर हमारे को सर ने एक बहुत इंस्पायरिंग मैसेज दिया है कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप जो चेंजेस चाहते हो करना वो रेज कर पाओ और फिर उसके लिए काम करो, जो कि नितिश सर इज डूइंग एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग जॉब। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यंग प्रोफेशनल्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर को कहीं ना कहीं अंडररेट करते हैं, इग्नोर करते हैं, उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी वैल्यू ने दी? हाँ, मतलब एक्चुअली ये हमारे प्रोफेशन में तो बहुत ज़्यादा देखा गया है। मतलब एटलीस्ट मैं अपने टाइम की बात करूँ तो आज भी मैं देखता हूँ लोग दे एक्चुअली हंट फॉर गेटिंग, वो होता है ना कि आर्टिकलशिप को किसी तरीके से वो स्किप कर सके, वो डमी ये तलाश में रहते हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप क्वालिफाई कर भी जाओगे ना तो आपको वहाँ जाके जो प्रॉब्लम होने वाली है ना वो इससे बड़ी है। अगर आप ट्रेनिंग या फिर आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर को कट शॉर्ट करके या फिर उसको स्किप करके डायरेक्टली एग्जाम क्वालिफाई करने पे ध्यान दोगे तो यूजुअली क्या होता है, इससे एक चीज़ और भी मेरे को समझ आती है कि लोग कैंपस के लिए हंट करते हैं, ठीक है। अब कैंपस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये एक क्वेश्चन रह जाता है। तो आपने अगर ट्रेनिंग करी है तो आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हो दैट वे, ठीक है, कि अगर कैंपस हुआ तो वेल एंड गुड। और कैंपस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कंपनीज तो मिल रही हैं, ठीक है, बट वो ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोफाइल नहीं मिल रहा हमें जो हमारे को लॉन्ग लास्टिंग या फिर मुझे कोई वैल्यू एडिशन भी कर सके, और मैं कल को जाके कहीं स्विच करूंगा या जंप करूंगा तो मैं नेक्स्ट प्रोफाइल पे जाऊंगा तो मुझे इजीली वो जॉब एवेन्यूज मिल सकें, अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, ठीक है। एक तो ये हो गया कि कैंपस में हंट करने वाली फीलिंग जो होती है। दूसरा, अगर आपके पास स्किल सेट होगा तो कैंपस नहीं भी होगा तो ऑफ कैंपस में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो बड़ी कंपनीज कैंपस में आती हैं वो वही सीएमएस से कंट्रीब्यूशन लेती हैं, वही सीएमएस का रोल है, ठीक है। मैं तो मानता हूं कि बड़ी कंपनी से ज़्यादा एक सीएमए एटलीस्ट इन प्रैक्टिस उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एमएसएमईज, ठीक है, एसएमईज, वहाँ पे एक प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो सीएमएस को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उनको जॉब पे रखना हो तो वो सैलरीज अफोर्ड नहीं कर पाती हैं छोटी कंपनीज, ठीक है, छोटे जो एसएमईज होते हैं। तो उनके लिए एज अ सीएमए मैं कहता हूँ कि मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि लोग पसंद करते हैं सीएमएस को, ठीक है। ऐसा इसलिए भी कि उनके अंदर डिसिप्लिन होता है, ऐसा इसलिए कि वो क्लाइंट पोजीशंस पे जाके बैठने में फील ये नहीं करते हैं कि जी हम हमारे ऑफिस में आके काम करो तो हम काम करेंगे, ठीक है। वो वैल्यू एडिशंस देते हैं अपार्ट फ्रॉम उनके फाइनेंशियल्स को सिर्फ जो बन गए उसको रीड करने के अलावा वो उसमें वैल्यू एडिशन देते हैं, कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें बताते हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो एसएमईज एमएसएमईज होती हैं अपार्ट फ्रॉम जो कैंपस में कंपनीज बड़ी बड़ी आती हैं या ऑफ कैंपस में आपको लगता है जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट या फिर इंटरनल ऑडिट का स्कोप होता है जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट्स जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ये एरिया है एसएमईज और एमएसएमईज वाला, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मेरी पर्सनल ओपिनियन इसलिए भी ऐसे बनी है कि मैंने वो डायरेक्टर्स से समझा है कि वो कल को अगर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट वहाँ से हट भी जाता है फॉर सम रीज़न तो वो फिर से पसंद करते हैं नए कॉस्ट अकाउंटेंट ही हायर करने को। ये मेरे को पर्सनली, मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, तो मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ को कि वो शायद इसलिए भी है कि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो वैसे भी अपार्ट फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज़ नई चीज़ें करके देते हैं, ठीक है। वो डीप चले जाते हैं, स्टडी करते हैं क्या चल रहा है फाइनेंशियल्स में, कैसे चल रहा है, ठीक है, और उसमें फिर से जाके कुछ ना इम्प्रूवमेंट, सिस्टम की इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि दैट वे थोड़ा सा एक्चुअली तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज समथिंग विच इज मस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली फिर जो हमारा क्वालिफिकेशन है वो तो एक तरह की टिकट है ना आपकी इंडस्ट्री में जाने की, तो टिकट तो तभी मिलेगी जब आपके पास स्किल सेट होगा।
तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक चीज को स्किप करके आप दूसरी चीज करने की कोशिश करोगे तो दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी, राइट। और मतलब एक एंट्री आसान हो सकती है अगर आप स्किप भी कर दोगे कि भैया मेरे को टाइम कम लग जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे नहीं, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। बट वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना कि एंट्री मिलने की। अगर Correct आपके पास कॉम्प्लीमेंट कर रही है स्किल आपकी क्वालिफिकेशन के साथ, तो आपकी एंट्री के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की बात हो रही है विद द परसेंटेज ऑफ रिजल्ट दैट वी गेट एज CMAs, जो क्लियर कर रहे हैं उनकी परसेंटेज ही आप देख लीजिए। तो अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है एंड वी आर होपिंग एंड विशिंग द काइंड ऑफ डिमांड दैट CMAs टुडे हैव, हो सकता है गॉड विलिंग ये परसेंटेज बढ़ती चली जाए। व्हाट्स योर से? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे अब रिसेंट ट्रेंड मैं भी देख रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा आया है, मतलब इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों का रिजल्ट अच्छा आया। डिमांड है इंडस्ट्री में, ठीक है। अब हम जैसे ही अपने आप को स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट के आगे अपने आप को समझना या पोजीशन करना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। हम अपने आप को जब तक देखते रहेंगे कि कॉस्ट ऑडिट है और ऑडिटर बनेंगे और इसीलिए प्रैक्टिस में आएंगे, तो हम शायद बहुत कम में रह जाएंगे, राइट, लिमिटेड। तो हम अपने आप को ऐसे पोजीशन करते हैं कि हम वी आर क्रिएटिंग सम वैल्यू फॉर द इंडस्ट्री, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। तो दैट वे यू आर करेक्ट इन सेइंग कि CMAs का पोटेंशियल ज़्यादा है। रिजल्ट्स भी आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स भी हल्के हल्के बढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट है तो रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर अच्छे से अपने आप को पोजीशन करो आज, ठीक है, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कुड बी योर्स। क्या पता कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई हो जाए। Messages for you, ideas. So, sir, our next segment is ESG and the future of CMA profession. I think the future of CMA profession हमारे हर पॉडकास्ट में रहता ही है, क्योंकि जो इंडस्ट्री इनसाइट्स हैं वो हर एक पर्सनालिटी की अलग अलग हो सकती हैं। एंड सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इन दिस सेगमेंट इज कि ESG एंड ठीक है, तो ESG एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में CMAs का कितना बड़ा रोल है? तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मैं कहूँगा कि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग कॉस्ट एक्सपर्ट्स, ठीक है, तो अब हम कॉस्टिंग करते हैं तो सिर्फ नंबर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, हम क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं और उसको भी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, बी इट वेस्टेज, बी इट एमिशंस, ठीक है। और उसके अब आगे थोड़ा सा बढ़ने की ज़रूरत क्या है, या ESG की रिक्वायरमेंट्स क्या कहती है कि उसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर होने वाला है, राइट। तो जब एनवायरनमेंट पे असर को कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और मुझे क्या लगता है, ये ऐसा है ही क्लियर रोड मैप है। अभी तक ये नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जिनको एज अ सोल अथॉरिटी बनाया जाएगा कि वही ESG रिपोर्टिंग में सर्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शायद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन इवॉल्व हुआ है, जैसे वैल्यूएशन प्रोफेशन इवॉल्व हुआ है, ऐसे ही ESG में भी अभी द सब्जेक्ट मैटर इज इवॉल्विंग डे बाय डे, ठीक है। बट अभी सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम या इंडस्ट्री फेस जो करती है वो ये है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, क्योंकि ESG की रिक्वायरमेंट ये है कि बहुत सारा डेटा मांग रहे हैं वो, ठीक है। और ये कोई रिक्वायरमेंट या फिर कोई बर्डन नहीं है इंडस्ट्री के ऊपर, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री के लिए भी, जहां पे इंडस्ट्री के पास ये मौका है कि अपने आप को एक मार्केट लीडर की तरह पोजीशन करने के लिए, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज इसकी कॉस्ट की तरह देख रही हैं वो आज भी इसको अडॉप्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। वो शायद इसलिए अडॉप्ट नहीं कर रही हैं कि आज उनको नहीं बोला गया है कि आप वो टॉप 1000 कंपनीज में होने वाले हो जिनको रिपोर्टिंग करनी है एज अ मैंडेट, ठीक है। शायद उनको ये लग रहा होगा कि वो वैल्यू चेन का पार्ट भी नहीं है उन 1000 कंपनीज के साथ, कि उन 1000 कंपनीज की रिक्वायरमेंट या रिपोर्टिंग में वैल्यू चेन जो आप सप्लायर्स हैं या फिर आप उनके कस्टमर्स हैं, आपको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बट एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, अब भले ही वो 1000 कंपनीज हो या फिर उससे जुड़ी वैल्यू चेन हो, हर जगह आपको कॉस्ट अकाउंटेंट मिलेंगे, ठीक है। भले वो ट्रांसपोर्टेशन हो, भले ही वो सप्लायर्स हो, भले ही वो कस्टमर्स हो जो आगे फर्दर उस प्रोसेस करके उस फर्दर कस्टमर्स तक पहुंचाते हो, ठीक है। हर जगह कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल रहेगा। तो ESG इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी है,
23 से आपको रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है। हर साल में आपको थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ठीक है। और नए नई कंपनीज को, या कहूँगा कि पहले स्टार्ट 150 कंपनीज से हुआ था, फिर 250 कंपनीज पे गए नेक्स्ट ईयर में, फिर 500 कंपनीज पे आए इस ईयर में, अब नेक्स्ट ईयर से रिक्वायरमेंट 1000 कंपनीज को है। ऐसे ही करते करते ये और कंपनीज में जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट अ गवर्नमेंट पॉलिसी विच इज taken without considering anything or just considering a few things. This is more about our environment कि कल को हम क्या सस्टेनेबिलिटी, क्या हम आगे अपने फ्यूचर जनरेशन को हैंड ओवर करने वाले हैं, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्ट सिर्फ इंडस्ट्रीज तक नहीं रहता। हाँ, इंडस्ट्री के इसलिए कि इंडस्ट्रीज बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करती हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट को इफेक्ट होता है। वो एम्प्लॉयज़ रखती हैं, एम्प्लॉयज़ से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी लॉज हैं जिनको कंसीडर करती हैं या नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ESG में बताया जाएगा कि क्या प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री करती है या नहीं करती है। ऐसे ही अगर क्लाइमेट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए ऐसा हम क्या एनर्जी या क्या ऐसे रिसोर्सेज यूज कर रही है इंडस्ट्रीज, जिससे कल को एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचे और ये एनवायरनमेंट सस्टेनेबल हो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। इसलिए पहले इंडस्ट्रीज पे ये अप्लाई किया गया। अब वो सिमिलर है ना, जैसे कि TDS की इम्प्लीकेशन इंडस्ट्रीज पे होती है, वो सीधा जाकर वो छोटे ट्रांसपोर्टर को या वो सीधा जाकर छोटे कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि बड़ी इंडस्ट्री को पकड़ती है गवर्नमेंट की आप मेरे बिहाफ पे, यानी कि आप उन लोगों के बिहाफ पे, वो ट्रांसपोर्टर या वो कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे TDS काटो और मुझे डिपॉजिट कराओ। और फिर वो जो ट्रांसपोर्टर होगा या वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो मेरे से आके अगर उसको लगता होगा या वो बताएगा मुझे कि मेरा रिफंड बनता है और मेरा इतना टैक्स नहीं बनता, तो वो मेरे से आके क्लेम करेगा और गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द रिफंड। तो दैट वे ये अप्लाई तो इंडस्ट्रीज पे स्टार्ट हुआ है, बट इंटेंशन इज नॉट जस्ट इंडस्ट्रीज, या इंटेंशन ये नहीं है कि किसी को ओवर कंप्लायंस करना है या ओवर बर्डन करना है। इंटेंशन ये है कि जो अल्टीमेट गोल है, जो एनवायरनमेंट, जो अल्टीमेट गोल है सोशल वेलफेयर, जो अल्टीमेट गोल है कि एम्प्लॉयज काम तो कर रहे हैं, तो क्या उनकी वेलबींग को ध्यान में रखा जाता है, नहीं जाता, ठीक है। तो ओवरऑल इंटेंशन ESG का वो है, ठीक है। अब वो जब तक कंपल्शन नहीं होगा तब तक वो अप्लाई नहीं होगा, जब तक अप्लाई नहीं होगा तब तक रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आज ये डिफाइन नहीं है कि वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कौन होने वाली है, तो एटलीस्ट कॉस्ट अकाउंटेंट्स उन अथॉरिटीज जो आज भले ही साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो, भले सोशल बैकग्राउंड से हो, भले क्लाइमेट बैकग्राउंड से हो, तो एक कॉस्ट बैकग्राउंड से मैं मानता हूं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं वो कॉस्ट अकाउंटेंट होने वाले हैं, होना चाहिए डेफिनेटली। आज हम विकसित भारत का पार्ट है, आत्मनिर्भर देश का पार्ट बन रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का रोल प्ले रहेगा। प्लस जब मैं ESG के बारे में बात कर रही हूँ, हम नेशनल लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल चले गए हैं, क्योंकि जब UN से इंडिया का पैक्ट बना कि हमें 2027 तक ये कुछ पॉइंटर्स हैं फुलफिल करने हैं, 2030 तक ये पॉइंटर्स फुलफिल करने हैं, तो क्या खाली इंडिया नहीं, बट हमारी जो पर्सपेक्टिव है, अगर हम अपने आप को बिल्ड करें, हम इंटरनेशनल एवेन्यूज भी क्रैक कर सकते हैं। जैसे आज इंटरनल ऑडिट बहुत बड़ा स्कोप है, स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज। अ लॉट ऑफ माय एक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आर राइट नाउ इन countries like Qatar, Dubai, etc., and they are doing good after becoming CMAs. तो स्कोप तो बहुत सारा है, पर हम अपने आप पे क्या कर रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट पंचामृत कमिटमेंट्स हमारा देश तो कर रहा है UN के साथ, हम अपने साथ क्या कमिटमेंट कर रहे हैं? नहीं, एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। तो वैसे आपने इंटरनल ऑडिट की बात करी, आपने कहा कि गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब अब आपने यहाँ से स्टार्ट करी और आपने एक्सपोजर लिया, आपको कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिली गल्फ कंट्रीज में या कहीं भी बाहर मिली, तो आप लोगों ने जॉब अपनी स्विच कर ली। बट मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस में भी पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली हमारे पास हम ये हंट करते थे कि लोकल के असाइनमेंट्स क्या है, हमारे यहाँ के क्या है, बट आज प्रैक्टिस में भी बाहर बहुत सारे स्कोप हैं और असाइनमेंट्स निकलते हैं और लोग वैल्यू एडिशन पर्पस के लिए, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर नॉट मेयरली फॉर कॉस्टिंग, वो वैल्यू एडिशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, वो कॉस्टिंग से ही निकलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी असाइनमेंट बेसिस पे हमारे को कॉस्ट अकाउंटेंट्स को बाहर प्रैक्टिस कॉस्ट अकाउंटेंट्स को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिल रही हैं और वो जो बढ़ रही हैं डे बाय डे।
तो यू आर राइट टू दैट एक्सटेंट कि इंटरनल कंट्रोल कहो या फिर इंटरनल ऑडिटिंग कहो या कॉस्ट कंट्रोल कहो, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और गल्फ कंट्रीज में भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं इसके लिए। राइट। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी पॉइंट से रिलेटेड है। कॉस्टिंग के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आज के स्टूडेंट्स को कॉस्टिंग के अलावा कौन से ऐसे एडिशनल स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जो उसको प्रोफेशन में काम आएंगे? स्किल्स में आप कहो ना तो स्किल्स तो कॉस्ट अकाउंटेंट या इस प्रोफेशन में आने से पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब की कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी है ना तो वो आपको स्टैंड अपार्ट कर देंगी पहले से ही, लीग से अलग, मतलब आपको लीग में ना आगे खड़ा कर देंगी, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, पहले हम क्या करते थे, मतलब हम क्या करते थे, हमारे से पहले बुक्स में बही खाते रखे जाते थे, ठीक है, फिर वो कंप्यूटर में आए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पहले कंप्यूटर में आए, लेकिन कंप्यूटर में बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसको कमांड देनी पड़ेगी, ये सब चीजें तब चलेंगी। आज एआई का जमाना है, ठीक है। अगर हम आज इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि जब सिर्फ फिर से वही क्वेश्चन पे कि आपने कहा कि क्या सीएमएस का रेलेवेंस कम हो जाएगा एआई के आने से, या आ गई है तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या, तो वो काम इजी करेगा, राइट। सीएमएस आखिरी लोग होते हैं किसी भी कंपनी में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनको रखा तो लेट जाता है लेकिन निकाला सबसे बाद में जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि कभी कि सीएमएस को जैसे कैंपस प्लेसमेंट में मौका नहीं मिला तो उसके बाद सीएमएस को अभी जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या, दैट्स ओनली बिकॉज कि आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल सेट नहीं है, ठीक है, जो इंडस्ट्री को चाहिए। जो इंडस्ट्री को चाहिए अगर वो आपके पास होगा तो आपको कैंपस भी मिलेगा और ऑफ कैंपस भी मिलेगा, ठीक है। तो हम अपने आप को स्किल्स को इंप्रूव करने या वो अडॉप्ट कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फ्रेश सीएमए स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए, भले ऑफ कैंपस हो भले ऑन कैंपस हो, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम स्किल्स पे लेटर ऑन ध्यान देते हैं जब हमारे को फेलियर मिलते हैं, जब हमारे को ये फेस करना पड़ता है, हम क्वालिफाई तो हो गए हैं, अब जॉब नहीं है, घर वालों को, सोसाइटी को क्या बताएंगे कि कैंपस में प्लेसमेंट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो पोजीशन या वो आपके पास ऐसा सिचुएशन आएगी ही नहीं जब आपके पास स्किल होगी, ठीक है। तो जितना भी चीजें चल रही हैं, भले वो क्या कहते हैं, नई नई लॉज इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उसमें अपने आप को अपग्रेड करना हो, उन सर्टिफिकेशंस को क्वालिफाई करना हो, भले टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडॉप्ट करना हो, तो ये सब चीजें अगर हम करते जाएंगे तो हम रेलिवेंट रहेंगे। हम रेलिवेंट इनरेलिवेंट कॉस्टिंग तो पढ़ते हैं, बट हम अपने बारे में नहीं पढ़ते हैं शायद कि हम रेलिवेंट कैसे रह सकते हैं। तो रेलिवेंट तो हम ऐसे ही रह सकते हैं। तो ना एआई हमारे को रिप्लेस करने वाला है, ना कोई और प्रोफेशनल आके हमको रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। वो हम लास्ट में एंट्री इसलिए करते हैं कि हमारे इंडस्ट्री को ना एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं हमारे में से, और हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। हम फ्रेशर होते हैं, बट बाय वर्च्यू कि हमने क्वालिफिकेशन ले ली है तो हमारे को जॉब मिलनी चाहिए थी। हम क्वेश्चन करते हैं, हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। हम सामने कभी क्वेश्चन आके इंस्टीट्यूट से ही करें तो इंस्टीट्यूट भी हमें बता दे कि आपको पैरेलली ये स्किल सेट भी अडॉप्ट या डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि स्टूडेंट्स से जाके क्वेश्चन पूछेंगे, इंस्टीट्यूट को भी हमारे को ये फोकस ज़्यादा करना चाहिए कि हमारे को एग्जामिनेशन के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो नहीं कहूँगा, एक्स्ट्रा करिकुलर तो एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकती हैं, क्या एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करवा सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है। हालांकि बहुत सारे IOTPs और ये ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि केस स्टडी बेसिस थोड़े से प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जहाँ पे बच्चों को रियल टाइम में सिचुएशन में डालना चाहिए कि उस केस स्टडी में आपने क्या निकाल के लेके आए और फिर उसको चेक भी होना चाहिए। ये शायद फाइनल कोर्स में डाल देना चाहिए या फिर क्वालिफिकेशन के बाद कैंपस से पहले डाल देना चाहिए ऐसी चीज, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एक सीएमए का, ठीक है, वो कहाँ स्टैंड करता है उसे ये पता भी चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई चीजें ऐसे हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ वो स्किल जरूर डेवलप कर लें। एग्जाम 6 महीने लेट हो जाएगा, चल जाएगा, मेरे हिसाब से चल जाएगा, बट वो जो क्वालिफाई होने के बाद वो जो 50 लाख का पैकेज चाहिए ना, वो तभी मिलेगा जब आपके पास वो स्किल होगी, ठीक है। वो अब अगर आप देखते हो तो किसी एक दो को मिल गया अगर 50 लाख का पैकेज, तो वो ठीक है, किस्मत भी हो सकती है, उसकी मेहनत भी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं उसके पीछे, बट वो कुछ ही लोग होते हैं, ठीक है। और हम उन कुछ लोगों की वजह से कि हम ही वो कुछ लोग होंगे, अगर इसी का इंतजार करते रहेंगे और ऐसे ही चल के क्वालिफाई हो जाएंगे और कैंपस में पहुंच जाएंगे, तो अगर वो हम कुछ लोगों में से नहीं निकले तो वहां से हम बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे, हम उठा भी नहीं पाएंगे खुद को। तो हमारे को तैयार अपने आप को ऐसे करना चाहिए कि
हम सब चीज़ों के लिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। बट स्किल तो आज भी हम लोग भी तो सीख रहे हैं। आप मतलब 30 years ओल्ड somebody who is into प्रैक्टिस, वो भी आज सीख रहा है ना। खाली कैंपस तक बात सीमित नहीं रह जाती, जॉब मिलने के बाद भी अगर हम अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं तो हम इररिलेवेंट हो जाएंगे। इररिलेवेंट और इररिलेवेंट खाली कॉस्टिंग नहीं है। नितेश सर की बात को मैं रिपीट कर रही हूँ। यस, आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। जब तक सीखते रहोगे आगे बढ़ते रहोगे। Exactly. Strong message, yes, a strong message for all of us, a reminder for all of us, and a very strong message for you, my dear students. So the next question is, आने वाले 5 से 10 साल में आप CMA प्रोफेशन को किस दिशा में जाते हुए देखते हैं, किस मंजिल तक पहुंचते हुए देखते हैं? तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल हम सब समझते हैं कि हमारा प्रोफेशन हमारे को ये वेन्यूज प्रोवाइड कराने वाला है या करता है, या इतनी ही लिमिटेशंस हैं। मैं आपके सवाल को थोड़ा सा ऐसे कहना चाहूँगा कि मैं 5 से 10 साल कहाँ देखता हूँ, इसके साथ साथ मेरे हम सब लोगों को मिलके जहाँ हम देखना चाहते हैं उसके लिए पार्टिसिपेट करना होगा इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, हमें एटलीस्ट जो हमारे पास समय है वो इन रिटर्न इंस्टीट्यूट तक पहुँचा देनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली ऊपर जो बैठे हुए हैं वो लोग जो हमने चुने हुए हैं, मुझे लगता है कि वो उसको कहीं ना कहीं डिस्कशन में जरूर लेकर आएंगे, अपना हिस्सा जरूर बनाएंगे, और फिर अगर उनको लगता है तो वो उसको वो भी चीज़ करेंगे। 5-10 साल में मुझे ऐसा लगता है कि नॉट एग्जैक्टली 5-10 साल, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी नए लॉज आ रहे हैं, जितने भी नई रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो पिछले स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे, वो कहीं ना कहीं या तो उनकी लिमिट्स को बढ़ाया जा रहा है, या फिर वो ऑडिट्स या उन रिक्वायरमेंट्स को हटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो रेलिवेंट रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जैसे ही कोई नया सर्टिफिकेशन कोर्स आता है उसके बारे में जानें। ठीक है, और उसको क्वालिफाई कर लें या उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। और अब अगर नहीं भी करते हैं अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, तो एटलीस्ट अब जिस फील्ड में हैं, अगर आप CMA हैं और आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हैं या फिर कॉस्टिंग में हैं, तो उसको ही इवॉल्व होते रहें। ठीक है, तो 5-10 साल में हर जगह, क्योंकि ये समझ आ गया है कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ पहले भी थी, बट वो आप कहते हैं ना कि अंडर मार्केटेड थी ये भी चीज़। तो इसलिए अगर मार्केट लीडर बनना है तो हर जगह जहां कॉस्ट आती है वहां CMA आएगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे लोग जानते जा रहे हैं, तो ऑलरेडी जो एवेन्यूज हैं उसमें भी CMA के रास्ते खुलते जा रहे हैं। तो मेरे को तो लगता है लिमिटलेस है, लिमिट ही नहीं है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा और कहां कहां पोजीशन कर सकते हैं। एवेन्यूज ऑलरेडी हैं हमारे पास, और हम उन्हीं को ले लें तो मेरे ख्याल से 5-10 साल 15 साल जो नई चीजें आ रही हैं उसमें भी, और जो ऑलरेडी हैं जिसमें हम पोजीशन नहीं है उसमें भी हम बहुत सारी चीजें जबरदस्त कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली उसमें AS2 कहीं ना कहीं आता है, इंड AS2 भी आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड AS, यहाँ पे हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करते हैं, बट जब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं जब इसमें, तो वहां पे इन्वेंट्री क्या वैल्यू होती है, क्या उसका असेटेनमेंट होता है, और डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में? इसको अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता पाए तो। नहीं, एक्चुअली वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का थंब रूल तो AS2 ही है। ठीक है, वो बताता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर पे। ठीक है, और जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है AS2 को ही, ना कि उसको रिप्लेस करने की बात करता है या उसके साथ कॉन्ट्ररी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहां जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है, आपने इन्वेंट्री की बात करी, तो कॉस्ट और NRV, तो NRV समझ आती है, कॉस्ट बताता है, बट कॉस्ट एसरटेन कैसे करनी है ये वो नहीं बताता। तो वो एक जो वैक्यूम है बहुत सालों से था, ठीक है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 फुलफिल करता है कि कॉस्ट या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट या कैसे वो कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट कैसे निकाली जाएंगी, क्या उसमें प्रिंसिपल बेस्ड मेथड्स रहेंगे। ठीक है, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। दैट वे 25 जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और AS2 है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें कोई। तो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे वो रूल बेस्ड हैं मोर ऑफ, और जो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है,
और आप जैसे मुझसे पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड शायद हम डिस्कशन कर रहे थे, तब आप मेरे से पूछ रहे थे ये सवाल कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे डिसाइड होते हैं कि कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर आना है, या अब जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन आया तो क्यों आया, या जो गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट निकालता है तो वो क्यों निकालता है। तो इंस्टीट्यूट जैसे निकालने के लिए तो हजारों चीजें हैं, राइट, वो एक साथ सब चीजें बिना स्टडी के और बिना रिसर्च के नहीं निकल सकती हैं। बट जहां जहां समझ आता है कि ये वैक्यूम है, जहां जहां समझ आता है कि इंडस्ट्री को ये रिक्वायरमेंट है, जहां जहां हमारे इंडस्ट्री में जो मेंबर्स हैं या फिर अदर देन हमारे प्रोफेशनल्स जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूट को बताते हैं कि ऐसी चीजों में हम डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो इंस्टीट्यूट उस चीज पे रिसर्च करता है, स्टडी करके उस पर कोई गाइडेंस लेके आता है या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करता है। तो दैट वे ये हमारे जो वैक्यूम है या जो चीजें ऑलरेडी हैं इन प्लेस उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, चीजें उसको पूरा करती हैं चीजें, तो अलग नहीं। डिफरेंस ये नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो, जो थंब रूल बना रखा है वही रहेगा, ठीक है। उसको कॉस्ट अकाउंटिंग 25 जो स्टैंडर्ड है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है कि कॉस्ट कैसे असरटेन करेंगे, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, ये डिफरेंस है। दैट वाज द डिस्क्लेमर। ये क्वेश्चन मैंने बीच में इसलिए डाला क्योंकि मुझे याद आया था कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट के बारे में तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, तो मैं बहुत क्यूरियस था जानने के लिए और आप लोगों को भी ये गाइडेंस देने के लिए कि ये डिफरेंस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, दैट इज द स्टूडेंट्स रियलिटी चेक, एंड दिस इज द क्लोजिंग सेगमेंट ऑफ आवर पॉडकास्ट। और यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे आपको एक क्लियर कट गाइडेंस मिलेगी कि आप अपने जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएंगे और अपने करियर को फ्रॉम हेड टू टो कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट इज प्रैक्टिस वर्सेस जॉब, ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए? अपने आप के लिए ही आपको बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि प्रैक्टिस में आना वाज माय डिसीजन सिंस स्टार्टिंग, ठीक है। अब वो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि मैं इंडस्ट्री में चला गया, विच टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड डिसीजन फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनिशियली ट्रेनिंग ऐसे स्टार्ट करनी चाहिए कि प्रैक्टिशनर्स के साथ में ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, फिर आपको स्विच इंडस्ट्री में भी कर लेना चाहिए इफ़ यू वांट टू, या अल्टीमेटली जब जॉब करने जाओगे तो इंडस्ट्री में चले जाना चाहिए, स्विचेस करने चाहिए, सो डैट कि 3 4 5 इंडस्ट्रीज आप समझ लो, उनके प्रोसेस समझ लो, सो डैट आपको लगे कि यू आर वर्सेटाइल इनफ कि अब आप अपनी प्रैक्टिस में आ सको और वैल्यू एडिशन उस इंडस्ट्रीज को दे सको या अपने क्लाइंट्स बेस बना सको। एक फायदा तो ये हो जाता है जिन इंडस्ट्रीज के साथ में आप जॉब करी है वही आपके कई बार क्लाइंट्स बन जाते हैं, ठीक है, तो ये एक अच्छी पोजीशनिंग हो जाती है आपके लिए स्टार्ट करने के लिए। दूसरा ये है कि वो एक्सपोजर जो है वो हमेशा आपके काम आता है, एक माइंडसेट बन जाता है आपका कि आपको सर्व किनको करना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट कूद जाओगे प्रैक्टिस में तो आपको ये नहीं पता चलेगा, आपके पास जो आएगा आप ले लोगे, राइट। फिर हम बड़े तो बनना चाहते थे बट रह गए उसी में, क्योंकि फिर हमें लगेगा कि यार नहीं, इसमें तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, इसमें तो अकाउंटेंट भी काम कर रहा है, हम कैसे अपने आप को अलग करें। तो हम जैसे अपना जैसे ही बेस रखेंगे उसको हम वहाँ एक्सपोजर क्या लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो प्रैक्टिस, अगर डिसीजन लेना है, किसी को जॉब अच्छी लगती है, गुड थिंग, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि मुझे प्रैक्टिस करना था। अगर मैं वापस जाकर डिसीजन देखूं अपना, जैसे आपने पूछा था मुझसे कि अगर मैं 19 साल का होता तो क्या करता, तो मैं यही करता जो एक्सीडेंटली मैंने किया कि मैं प्रैक्टिस में आने से पहले इंडस्ट्री में जरूर जाता। मैंने 3 से 4 कंपनी स्विच करी थी, अलग अलग कंपनीज में जाके मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम 1 साल काम किया और एक्सपोजर लिया। किसी में MIS में किया, किसी में बजटिंग में किया, किसी में कॉस्टिंग में किया, किसी में वैल्यूएशन में किया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक तो ये हो गया कि मेरे को इतनी सारी चीजें जानने को मिल गई, एक तो ये हो गया कि मेरे को उन्हीं में से क्लाइंट्स बनाने के एक ऑप्शन मिल गए, ठीक है। फिर मैं हंट किनको करने वाला हूँ आगे, ठीक है, मैं कैसे काम करने वाले आगे हूँ, मुझे ये थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। अब आगे का कैसे समझ आएगा, वो एडिशनल सर्विसेज मैं अपनी स्किल बेस पे या फिर पढ़ाई करके या फिर वेबिनार्स इंस्टीट्यूट के होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, है ना, इंडस्ट्री के कई प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अटेंड करके करके अपने स्किल सेट को बढ़ा सकते हैं। बट प्रैक्टिस में जाना, डिसीजन इज लाइक डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। या तो आप किसी की मेंटोरशिप में जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल जाए, बट अगर आप किसी की मेंटोरशिप में या किसी की पार्टनरशिप में नहीं जा रहे हैं, अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट वो इंडस्ट्री का एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है दोनों ही सिचुएशन में इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेना चाहिए। तो क्या होता है कि आप किसी की मेंटोरशिप में या पार्टनरशिप में भी जा रहे हैं तो आप नेगोशिएशन के टेबल पे इजीली बैठ सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपको सप्रेस कर दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा कि आपको इतना ही मिलेगा, लेना है तो बताओ, ठीक है, जो आपके पास चॉइस नहीं है क्योंकि आपके पास वो स्किल सेट नहीं है।
तो प्रैक्टिस इज अ गुड ऑप्शन एनी हाउ, बट उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली मूव करना चाहिए हमारे को कि पहले हमारे को वो रास्ते सीढ़ियां कैसे कैसे चलनी है ताकि कल को डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। जो आपने आंसर दिया उससे मेरा एक और क्वेश्चन है कि नेटवर्किंग कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जैसे करियर, हमारे जैसे प्रोफेशन के लिए? मैं ये कहूँगा कि नेटवर्किंग तो जैसे थ्रू आउट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपनी ट्रेनिंग स्टूडेंट रहते रहते ही काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लें तो वो नेटवर्किंग हम इनिशियली अपने करियर में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास स्किल सेट ही नहीं होगा तो नेटवर्किंग हमारी मतलब ध्यान में ही नहीं आएगी। ठीक है, हमारे पास स्किल सेट है, हमें पता है कि हम सर्व कर सकते हैं, अब क्लाइंट कहाँ से लाएं, तो उसके लिए नेटवर्किंग काम आती है। तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो कोई धंधा नहीं चल सकता। हमारा प्रोफेशन भी एक प्रैक्टिस भी क्या है, एक बिजनेस ही तो है। ठीक है, तो नेटवर्किंग नहीं होगे, हमारे पास वो लोग नहीं होंगे तो वो चीज़ बिल्ड नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग सेमिनार्स में जाते हैं, इसी लोग हम इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स में जाते हैं। मैं तो पता नहीं इसको मैं बोलता हूँ अपनी सोल सेटिस्फाई करता हूँ, इसलिए मैं जो इनिशिएटिव्स अलग अलग उसमें जाता हूँ तो वो मैं प्रैक्टिस के लिए ही तो करता हूँ, वहाँ से भी तो मेरी नेटवर्किंग ही होती है। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस में आना इज़ एन ईजी डिसीजन, फिर प्रैक्टिस में रहना और उसको नए डायरेक्शन में लेके जाना या उसको बड़ा करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, उसके लिए नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गाइस, प्रैक्टिस में तो आपको नितिश सर ने गाइड किया ही, नेट कहीं जाओ, कुछ करो, सब जगह नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट। नेटवर्क इज योर नेटवर्क। एक्चुअली तो सॉरी अगर मतलब मैं ऐसे अंडरमाइन नहीं कर रहा था, क्योंकि बीइंग अ प्रैक्टिशनर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए आपने प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसी को आगे जवाब दिया। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अग्री करता हूँ आपसे कि नेटवर्किंग नहीं होगी तो आपके पास नए नए एक्सपोजर जॉब में भी कैसे आएंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगे। ठीक है, आप जिस पोजीशन पे हो उससे हायर पोजीशन में जाओगे कैसे, तो इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आई अग्री विद यू। So let's move on to another question of this round, and this is the last question of today's podcast. सर, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए, सीएमए एस्पिरेंट्स के लिए, इवन इफ अ क्वालिफाइड स्टूडेंट इज वाचिंग अस, चाहे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, फाउंडेशन के, डजंट मैटर, और यू आर एन एस्पायरिंग सीएमए स्टूडेंट, तो एक फाइनल मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। देखो, स्ट्रगल्स इज एवरीवेयर। आप सीएमए इंटर में हैं, सीएमए फाउंडेशन में है, सीएमए फाइनल में है, स्ट्रगल के फेजेस चेंज हो सकते हैं। स्ट्रगल जो है हमारा पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया है, अब ऐसे लगता है कि दिस इज एन एंड, अब मुझे सीएमए में आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि मेरे से क्वालिफाई नहीं हो रहा या माई फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग मी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक थंब रूल है कि हमारे को आगे ही बढ़ना है, हमारे को कभी ये नहीं करना कि आई क्विट, ये कभी नहीं कहना। ठीक है, ये सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हमारे सभी के लिए। ठीक है, तो शायद आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं, जस्ट बिकॉज आपने मुझे कहा है कि आपको स्टूडेंट्स को बताना है तो मैं ये कहूंगा कि क्विट कभी नहीं करना है। ठीक है, दूसरा ये चीज की स्किल हमेशा ही साथ के साथ जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिले, टाइम सोशल मीडिया पे बर्बाद नहीं करना है, उसका टाइम आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल डेवलप करने पे ध्यान लगाना है। एंड इन केस ऑफ नीड, जब आपको लगता है कि आपके पास कोई मेंटोरशिप नहीं है, तो जस्ट रीच आउट टू योर सीनियर्स। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बाय टू यूज जस्ट सोशल मीडिया फॉर फन, आप उसको यूज एक अच्छे वे में कर सकते हैं कि आप रीच आउट करो अपने सीनियर्स को जो इंडस्ट्री में है, जो प्रैक्टिस में है। ठीक है, अपनी क्वेरीज को आप वहां पे पहुंचाओ, एक के पास दूसरे पास जवाब नहीं मिलता तो तीसरे पास पहुंचाओ। राइट, तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, और किसी भी तरीके से आपको बस आगे ही बढ़ना है और कभी क्विट नहीं करना है। ठीक है, स्किल सेट एंड स्किल सेट, बस मैं ये बोलूंगा कि आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो आएगी आएगी, आपने अंदर घुसे हो और आपने ये अडॉप्ट कर लिया कि आई क्विट कहना नहीं है तो क्वालिफिकेशन तो आ ही जाएगी। ठीक है, बट समय रहते वो स्किल सेट भी आ जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दें। तो इफ यू नीड द राइट गाइडेंस एंड मेंटरशिप तो यू कैन विजिट cmsarthi.com, और यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग तत्पर रहते हैं आप लोगों को सर्व करने के लिए, इसीलिए चैनल क्रिएट हुआ था और इसलिए हमने इसका नाम भी CMA सारथी रखा था। सो गाइस, दिस वाज द फाइनल मैसेज बाय CMA नीतीश कालरा सर। एंड अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट करके बताना पॉडकास्ट कैसा लगा, ऐसी कौन सा वैल्यू एडिशन था जो आपकी लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट करने वाले हो आज से अभी से। राइट, पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। अगला पॉडकास्ट बहुत ही जल्दी आपके पास आने वाला है। सो एज ऑलवेज, जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं
कि हौसला रखो, CMA सीएमए सारथी आपके साथ है, क्योंकि CMA सीएमए मतलब सीएमए सारथी।